दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा भी। तैयारी जीतिए। अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं अति लघु 3 प्रश्न उत्तर जो कि 2 नंबर के रहते हैं। पहला हमारा अल बिरुनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अल बिरुनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान में इस ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म को वर्तमान में खीवा के नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रांसो वर्नियर कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रांसो वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक यूरोपीय यात्री था। फ्रांसो वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार था। वह 12 वर्षों तक भारत में रहा। ओके, ये पूछा जाता है फ्रांसो वर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 12 वर्षों तक। ओके, ऑब्जेक्ट मैंने समझाया भी था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इब्न बतूता की भारत यात्रा के विषय से आप क्या जानते हैं? उसने अपना यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा? तो आंसर आपको बताना है कि इब्न बतूता भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। इस दौरान उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्राएं की और विभिन्न सूचनाएं एकत्रित की। इन सूचनाओं के आधार पर उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा जिसे रेला के नाम से जाना जाता है। उसने रेला नामक ग्रंथ से भारत विषयक जानकारियां प्राप्त होती हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुआर्त बारबोसा कौन था? तो दुआर्त बारबोसा आपका भारत में आने वाले क्या पुर्तगाली यात्री था। आगे दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इब्न बतूता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के तेजरियर नामक नगर में शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम के परिवार में हुआ था। ओके, तो ये पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट है वर्नियर का 7 नगरों से क्या अभिप्राय है? वर्नियर ने 7 नगरों का शब्द का यूज किया, इससे क्या मतलब है? तो वर्नियर का 7 नगरों से अभिप्राय ऐसे नगरों से था जिनका अस्तित्व राजकीय शिविरों पर निर्भर होता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अल बिरुनी को किन किन भाषाओं या किस किस भाषा का ज्ञान था? तो अल बिरुनी एक महान भाषाविद था। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसे अपनी मातृभाषा ख्वारिज़्म के अलावा सीरियाई, फारसी, अरबी, हिब्रू और संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान था। मतलब अल बिरुनी को इतनी सारी भाषाओं का क्या ज्ञान था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जजमानी व्यवस्था क्या थी? तो जजमानी व्यवस्था शिल्प उत्पादक जातियों और व्यापक ग्राम समुदाय के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक पारस्परिक व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कुछ खास व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देती थी कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नियम बनाया था कि उच्च जातियाँ क्या है जो निम्न जातियों के लोग हैं उन्हें क्या है कुछ विशेष प्रकार के जो या व्यवसाय होते हैं उन्हें करने की अनुमति नहीं देती थी। मतलब व्यवसाय करने की रोक लगी हुई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है और यह ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। तो अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अबुल फजल है और यह जो ग्रंथ है 3 भागों में विभाजित है। और जजमानी व्यवस्था वाला भी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते लघु 3 प्रश्न उत्तर 3 नंबर वाले प्रश्न उत्तर रहते हैं। ओके, और बताना है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। देख लेते हैं। तो ये किताब किसी की रची है? अल बिरुनी ने रची है। ओके, तो अल बिरुनी द्वारा रचित किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभक्त है जिसमें से प्रत्येक का एक उपशीर्षक है जो संबंधित विषयों की ओर संकेत करता है। इस ग्रंथ का जो पहला अध्याय तो प्रस्तावना के रूप में है जिसमें अल बिरुनी ने उन कठिनाइयों की चर्चा की है जिनका भारतीय समाज पर निष्पक्ष विवरण तैयार करने में सामना करना पड़ता था, जैसे भाषा का अंतर, धार्मिक तथा जातिगत पूर्वाग्रह आदि। इसके अतिरिक्त उसने इन कठिनाइयों से निपटने के लिए उस विधि तंत्र का उल्लेख किया है जो उसके अपने लेखन में अपनाया। इसके बाद धर्म, दर्शन, समाज, संगठन और धार्मिक नियम व मूर्तिकला, धार्मिक तथा वैज्ञानिक साहित्य, माप विद्या, भूगोल और खगोल शास्त्र, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, त्योहार, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयों का अध्यायों का भी लेखन किया है। मतलब भारत में इतने सब ये टॉपिक बाई टॉपिक उसने क्या है अपने ग्रंथ में बताए हैं। धर्म के बारे में बताया गया है, रीति रिवाज भारत किस प्रकार से, भारत की सांस्कृतिक, ओके, भारत के विज्ञान, साहित्य, भूगोल किस प्रकार से, तो उसके बारे में भी एक एक टॉपिक बाई टॉपिक, चैप्टर बाई चैप्टर भारत के ये इन टॉपिकों को बताया। ओके, इस ग्रंथ की
लेखन शैली एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में अल बिरुनी ने समानतः प्रत्येक अध्याय में एक प्रकार की विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में एक प्रश्न होता था, तत्पश्चात संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पर वर्णन किया जाता था और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। कुछ आधुनिक विद्वानों का मानना है कि अल बिरुनी की लेखन शैली में उपलब्ध उल्लेखनीय स्पष्टता और पूर्वाभिमुखता उसकी गद्य में अभिरुचि का परिणाम है। ओके, मतलब इसमें लिखने का फॉर्मेट क्या था कि अल बिरुनी क्या हर अध्याय में एक क्वेश्चन पूछता था, फिर उसका अपने हिसाब से क्या उत्तर देता था किसी एक भाषा में। ओके, और मतलब किसी एक संस्कृति में और अन्य संस्कृतियों से क्या है उसकी तुलना भी करता था। तो इस टाइप से आपका हो जाता है किताब उल हिंद के बारे में। ओके, मतलब किताब उल हिंद में किस टॉपिक का वर्णन है, किस टाइप से लिखा हुआ है अल बिरुनी ने, वो आपको बता रहे हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ओके, सब कुछ मटेरियल पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? मतलब सती प्रथा में ऐसा क्या हुआ कि वर्नियर का उसकी ऊपर ध्यान गया, उस प्रथा के ऊपर। तो मध्यकाल में भारत आए यूरोपीय यात्रियों और लेखकों ने उन बातों का विस्तृत वर्णन करने में अधिक रुचि दिखाई है जो ने अब सातजनक और अथवा यूरोपीय समाजों से भिन्न दिखाई दी है। मतलब जितने भी जो यात्री आए भारत में, यूरोपीय यात्री आए, उन्होंने जब लेखन किया तो उन्होंने उस बात को अच्छे से मेंशन किया है, उस बात को अच्छे से बताया है जो उन्हें क्या है बिल्कुल अलग ली, जो उनके लिए क्योंकि नई बात थी, जो उनके यूरोप में के देशों में नहीं चलती थी और भारत में वो व्यवस्था चलती थी, उसका अच्छे से वर्णन किया है। तो महिलाओं से किए जाने वाले व्यवहार को पूर्वी और पश्चिमी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण परिचायक माना जाता है। अतः बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा के प्रति आकर्षित हुआ। ओके, मतलब यूरोप में इस प्रकार से कोई प्रथा नहीं थी। ओके, लेकिन जब बर्नियर भारत आया उसने इस प्रथा को देखा, सती प्रथा को जाना। ओके, इसलिए उसके बारे में जब जाना तो उसके जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार की प्रथा है। उसने सती प्रथा के वर्णन को अपने वृत्तांत का एक हिस्सा बनाया। सती प्रथा मध्यकालीन हिंदू समाज में प्रचलित कुप्रथाओं और में घृणित प्रथा थी। वर्नियर ने अपने वृत्तांत में इस प्रथा के विषय में लिखा, कुछ महिलाएं अपनी स्वेच्छा से अपने मृत पति के शव के साथ सती हो जाती थी। मतलब तो क्या है ये सती प्रथा में क्या है, कुछ महिला अपने से ही कि मेरे क्या है पति की मृत्यु हो गई है तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, तो स्वयं ही क्या है पति के शव के साथ क्या है अपने मृत हो जाती थी। लेकिन अधिकांश महिलाओं को ऐसा करने के लिए जबरन बांध किया जाता। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन क्या है उन्हें क्या है अधिकांश महिलाओं को क्या है जबरदस्ती समाज के लोगों ने क्या है जबरन उन्हें क्या है सती करने का प्रयास किया है। तो ये क्या है वर्नियर ने बताया। ओके, सिंपल है, लैंग्वेज में है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार से किया है? और ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था। या फिर सिंगल पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता द्वारा पान का क्या वर्णन दिया गया। तो इब्न बतूता ने पान के बारे में क्या कहा, नारियल के बारे में क्या कहा, तो आपको जानकर रखना है। तो देख लेते हैं क्या बात बताई। ओके, समझना है, पढ़ लेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि हिस्ट्री में यही रहता है, कहानी के रूप में रहता है, पढ़ते जाइएगा और माइंड में थोड़ी कहानी से सेट कर लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई रटने की चीज़ नहीं होती है। तो इब्न बतूता ने वृत्तांत का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वह सफल पर्यवेक्षक भी था। पर्यवेक्षक यानी होता है कि वो हर चीज़ को क्या है नोटिस बहुत अच्छे से नोटिस करता था। उसने कुछ अत्यंत साधारण लगने वाले विषयों के बारे में विस्तृत से वर्णन किया है। उसने अपने श्रोताओं अथवा पाठकों को समझाने के लिए कई चीज़ों का चित्रण अत्यंत रोचक तरीके से किया है। उदाहरण के लिए इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन करते हुए लिखा है, वे वृक्ष स्वरूप अनेक अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मय वृक्षों में से थे। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते थे। मतलब इब्न बतूता क्या है नारियल के बारे में बता रहा है कि जो नारियल का पेड़ है वो हूबहू क्या है खजूर का जो पेड़ होता है, खजूर का वृक्ष होता है उसकी तरह दिखता था। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब जो खजूर के पेड़ में है और नारियल के पेड़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, सिवाय एक बात कि एक काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक से क्या है काष्ठ फल प्राप्त होता है यानी नारियल, दूसरे से क्या खजूर मिलता है। नारियल के वृक्ष फल मानव अब बाद के एक इसमें हो जाएगा आपको मानव सिर के मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानव 2 आंखें तथा एक मुख हो और एक भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता था और इससे जुड़े रेशा बालों जैसे दिखाई देते थे।
ओके, आगे इब्न बतूता क्या बताता है कि नारियल का जो नारियल है वो बिल्कुल किसके तरह दिखता है, मानव को जो सिर होता है उसकी तरह दिखता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नारियल में क्या है, दो आंखें सी बनी रहती हैं। ओके, तो वो दो आंखें भी हैं। ओके, और इसके साथ साथ उसमें जो जटाएं लगती है तो उसकी तुलना किससे कई बालों से की गई है। जब नारियल पकता नहीं, हरा हरा होता है तो उससे किसी की मस्तिष्क की तुलना की गई है। इस प्रकार से क्या है, इब्न बतूता ने नारियल के बारे में बताया है। वे इससे रस्सी बनाते हैं, जो उनकी नारियल की जो जटाएं वगैरह होती है उससे रस्सी बनती थी। लोहे की कीलों का प्रयोग करने की बजाय इनसे क्या है, जहाज को सिलते थे। इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते थे। इसी प्रकार इब्न बतूता ने, अब इब्न बतूता क्या है ये बताया इब्न बतूता ने पान के नारियल के बारे में। अब देख लेते इब्न बतूता ने पान के बारे में क्या बताया है। तो इब्न बतूता ने पान के विषय में आपको पाठकों को समझाते हुए लिखा, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसमें तो केवल क्या पत्तियां ही उगा के लिए ही उगा जाता है। इसका प्रयोग की विधि यह है कि इसे खाने से पहले क्या सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है, जैसे जायफल भी क्या सुपारी तरह होती है। ओके, जो सुपारी होती है वो जायफल की तरह होती है, ये बताया जा रहा है। और जो पान को खाया जाता है वो सुपारी के साथ खाया जाता है, ये बताया जा रहा है। वह इसे क्या तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते हैं। इसे मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद क्या पान की पत्ती को साथ चबाया जाता है। फिर क्या है, वो सुपारी के बारे में कहता है कि सुपारी को क्या है तोड़ खाया जाता है, तब तक तोड़ा जाता है जब तक बहुत छोटे छोटे टुकड़े ना हो जाए, क्योंकि सुपारी को क्या है तोड़ कर ही खाया जाता है। और मुंह में रखकर इसके चबाया जाता है और इसके साथ ही क्या है पान की पत्तियां भी खाई जाती हैं। तो इस विवरण से स्पष्ट होता है कि इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में भारत विषय का विवरण का चित्रण विस्तृत रूप से किया है। ओके, तो समझ गए होंगे पान के बारे में क्या बताया, नारियल के बारे में क्या बताया, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ। ओके, पढ़ लिया है एक बार तो आपके पास कंटेंट हो गया, दिमाग में सेट हो गया क्या इब्न बतूता ने बोला। ओके, अब पेपर में आता है तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचना कीजिए। इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में क्या लिखा है अपनी पुस्तक रहला में, वो आपको बताना है। तो इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रहला में भारत में प्रचलित दास प्रथा के विषय में विस्तार से लिखा है। उसके वृत्तांत से ज्ञात होता है कि उसने सिंध पहुंचने पर दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक से भेंट करने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। जब मुल्तान पहुंचा तो उसने वहां के गवर्नर को एक गुलाम और एक घोड़े के साथ साथ बादाम किशमिश भी भेंट किए थे। उसने लिखा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से खुश होकर उसे 1 लाख टके मुद्रा के साथ 200 दास भी प्रदान किए थे। तो क्या है, इब्न बतूता लिखता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली उस समय क्या है दिल्ली का सुल्तान था। ओके, किसके समय, इब्न बतूता जब क्या है भारत की यात्रा करने आया था, तो उसने देखा कि क्या है नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक है, उसके प्रवचन दिए तो उसे जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो प्रसन्न हो गया। तो उसे क्या है उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में क्या है उसे 1 लाख टके मुद्रा दी। ओके, और साथ ही उसे 200 क्या है दास प्रदान किए। इब्न बतूता हो जाएगा आपका, सुधार लिया। इब्न बतूता ने वृत्तांत से ज्ञात होता है कि दासों ने उसकी योग्यताओं के अनुसार लिया जाता था। दासों का इस्तेमाल सुल्तान की सेवा में तथा घरेलू कार्यों में किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों ने शासन काल में कुछ दास अपनी योग्यता के बल पर उच्च पदों पर पहुंच गए थे। कुछ ऐसे भी दास थे जिन्हें बहुत योग्य थे, अपनी योग्यता के बल में क्या है ऊंचे पदों पर पहुंचे। इब्न बतूता ने वृत्तांत से ज्ञात होता है कि सुल्तान अपने अमीरों की गतिविधियों को नजर रखने के लिए भी दास दासियों की नियुक्ति करता था। साथ ही क्या है दासों का प्रयोग क्या है अमीरों की और अन्य लोगों की जिसकी भी निगरानी करनी है, ओके, जिस पर भी क्या है नज़र बना के रखनी है, उसके लिए भी क्या है दास दासियों का प्रयोग होता था। तो ये बताया गया है इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताएं सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दूसरा डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। इससे पहले वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, इस तो क्लास 12 हिस्ट्री के प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।